हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मल्टीविटामिन सीरीज के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी ज्ञानार्थ अकेडमी के ऊपर हमारी एक सीरीज चल रही थी। इस सीरीज के अंदर राजस्थान का जो कंटेंट है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही कंटेंट जो है आपके आगामी एग्जाम्स के अंदर, जो कि आपको क्वेश्चन के रूप में मिलने वाला है एग्जाम हॉल में। तो जो भी मैं टॉपिक आपके लिए ला रहा हूँ, एक तो सबसे कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है यानी एग्जामिनर जहाँ से सवाल उठाता है वही टॉपिक मैं आपके लिए लाता हूँ। इसमें जैसे करंट अफेयर का जो चर्चित मुद्दा है, जो कि हाल ही के अंदर जो घोषणाएं हो रही है वहां से उठाया जाता है। दूसरा राजस्थान ज्योग्राफी का, जो कि अक्सर जो ज्योग्राफी से सवाल बनते हैं ना, वही टॉपिक लेते हैं। इतिहास की बात कर ले तो मेवाड़ राजवंश और किसान आंदोलन और प्रजामंडल वहां से मैं आपके लिए लाता हूँ। इसके अलावा अपना आर्ट एंड कल्चर की बात कर ले तो आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता लोक देवी। इसके अलावा जो भी चर्चित टॉपिक होता है वहां से मैं आपके लिए एक टॉपिक उठा के लाता हूँ। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी करना और कमेंट भी करना। अगर नई सीरीज आपको कैसी चाहिए या इस सीरीज में आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट करना। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले राजस्थान करंट अफेयर्स, जो मैं आपके लिए लाया हूँ कि काली तीर लिफ्ट परियोजना। देखो, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। ये नाम आपने पहली बार ही सुना होगा, काली तीर। ये काली तीर लिफ्ट परियोजना, देखो ये काली तीर लिफ्ट परियोजना, सवाल यहाँ से ये बनेगा कि ये कौन से जिले से संबंध है इसका। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि कौन से जिले से इसका संबंध है। मैं थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये अपना बड़ा हो गया। अब चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना का जो संबंध है, सीधा सीधा सवाल बनेगा धौलपुर से है, ठीक है। आपको याद रखना, आगामी एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कि ये सीधा सवाल उठेगा, क्योंकि ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ है, तो धौलपुर में। अब देखो, करंट का जो सवाल बनने वाला है कि 7 जून 2023 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। कुल लागत कितनी होगी? 643 करोड़ होगी। कौन सा जिला लाभान्वित होगा? धौलपुर लाभान्वित होगा। इसके साथ ही धौलपुर जिले के सिलावट गांव में उंटगन नदी पर एनीकट बांध का भी लोकार्पण किया गया। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आप देख सकते हो तस्वीर में, जैसे कि हम आपके लिए लाए, ये काली तीर लिफ्ट परियोजना पर 643 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा इससे क्या होगा, भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा और जिले के किसान वर्ष भर चारा और फसल की बुआई कर सकेंगे, ठीक है। इससे ये आपको फायदे होने वाले हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड में राजस्थान ज्योग्राफी से अपन जो पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें चंबल नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी से आपके हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बनता ही है। तो चंबल नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु और चरणवती नदी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, चरणवती नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंबल नदी को चरणवती के नाम से जाना जाता है। कामधेनु भी चंबल नदी को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी सवाल पूछा हुआ कि भाई जो चंबल नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। कौन सी श्रेणी का भाग है? विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। ये नदी की जो राजस्थान में प्रवेश होता है ना, वो कहाँ से होता है? तो राजस्थान के 84गढ़ नामक स्थान, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां से चंबल नदी के राजस्थान में एंट्री होती है, यानी प्रवेश होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि ये नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, देखो 6 जिलों में बहती है। कोटा बूंदी, बूंदी में बस सीमा बनाती है, हल्की सी बूंदी के अंदर है। कितने जिले हो गए ये भी आपको याद रखना। एक आपका चित्तौड़गढ़, दूसरा आपका कोटा, तीसरा आपका बूंदी, चौथा आपका सवाईमाधोपुर, पांचवे की बात कर ले करौली और छठे की बात कर ले तो धौलपुर। यानी जो चंबल नदी है ये 6 जिलों में बहती है। अभी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि कौन सी जिले का संबंध है जो कि चंबल नदी से नहीं है। तो सवाल बन सकता है, आपको ये 6 जिले याद रखने हैं जहां पर चंबल नदी बहती है। बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के नगड़, ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है।
ये जो अपनी चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। ये जो पानी ले जाती है बंगाल की खाड़ी में जाता है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। ये अपना पानी कहाँ ले जाती है, बंगाल के खाड़ी वाली नदी है ये। राजस्थान की चंबल नदी जो है, इसकी जो भी सहायक नदी है वो सारा अपना पानी चंबल में उड़ेलती है, चंबल अपना पानी यमुना में उड़ेलती है, यमुना अपना पानी गंगा में उड़ेलती है, और गंगा फिर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई की अगर बात करते हैं अपन तो 1051 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, कुल लंबाई बता रहा मैं टोटल, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की मिला के। राज्य को सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी से ही प्राप्त होता है तथा बीहड़ भी सर्वाधिक इसी नदी में। सतही जल की बात आई तो देखो मैं सवाल बता देता हूँ, कंप्यूटर निर्देशक में सवाल पूछा गया कि राजस्थान में सतही जल कितना है, कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना 1.16% राजस्थान में सतही जल है, जो कि बहुत कम है। आपको पता है कि राजस्थान हमेशा पानी के अंदर सूखा बहुत ज़्यादा होता है, एक तो अकाल भी पड़ते रहते हैं, राजस्थान में पानी भी बहुत कम है, क्योंकि जो राजस्थान का लगभग आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वो मरुस्थल में आता है। 61.11%, मैं आपको बता देता हूँ 61.11% भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आ जाता है। इतना एरिया तो रेगिस्तान है, तो जाहिर सी बात है कि सूखा और पानी की कमी तो होनी ही है। तो मैंने बताया सतही जल जो है राजस्थान में कुल कितना है, 1.16%, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड वाटर कितना है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके। तो ग्राउंड वाटर राजस्थान में जो है 1.72% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1.72%, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और सर्वाधिक जो बेडलैंड टोपोग्राफी है ना, बीहड़ भूमि रेवाइंस जो पाए जाते हैं, रेवाइंस जो होती है सबसे ज्यादा चंबल नदी में पाई जाती है, ठीक है। अवनाली का अपर्दन भी सबसे ज्यादा यही होता है, जल अपर्दन भी सबसे ज्यादा अपने चंबल में ही होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले के बैसरोडगढ़ के निकट चूलिया प्रपात का निर्माण करती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कौन सी नदी पर चूलिया प्रपात बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पे चूलिया प्रपात बना हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर और चंबल से जो एग्जाम में बनने वाले तथ्य हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक तो काली सिंध नदी होगी, एक अपनी बनास नदी होगी, बामनी होगी, मेजा होगी, पार्वती होगी, कुराल होगी और परवन नदी होगी। ये जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। कोटा जिले में पाली नामक स्थान पर पार्वती नदी जो चंबल में मिलती है, ठीक है, और नौनेरा कोटा नामक स्थान पर काली सिंध जो चंबल में मिलती है, तथा रामेश्वर जो कि स्वयंमाधोपुर में पड़ता है, या बनास नदी चंबल में मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोटा जिले के पाली नामक स्थान पर पार्वती नदी चंबल में मिलती है, जबकि कोटा के नौनेरा नामक स्थान पर काली सिंध मिलती है, और सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास नदी जो कि चंबल में मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा तथ्य है, एग्जाम में बनने लायक है। अब अपन बात कर लेते चंबल नदी के 4 बांध जो बनाए गए उनके बारे में। देखो एग्जाम में सवाल ऐसे बनेगा कि चंबल नदी के उद्गम से मुहाने की तरफ बांधों का क्रम जमाइए, या फिर यूं पूछेगा कि मुहाने से उद्गम स्थल की तरफ बांधों का क्रम जमाइए। तो आपके सामने सबसे पहला जो चंबल नदी पे जो बांध बना हुआ वो गांधी सागर बना हुआ, ठीक है, आपको याद रखना, ये क्रम से सेट है बिल्कुल। दूसरे नंबर पे जो आता अपना राणा प्रताप सागर बांध बना जो कि रावत भाटा चित्तौड़ में है। तीसरा जो आता जवाहर सागर बांध जो कि बोरावास कोटा के अंदर है। चौथे की बात करते हैं तो कोटा बैराज बांध जो कि कोटा के अंदर पड़ता है। एक बार एग्जाम में ये सवाल बना था, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा गया था कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है, कितनी ऊंचाई, 62 मीटर है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बना हुआ सवाल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री से जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और पूरे बिजोलिया को अपन कवर करेंगे। एक भी सवाल आपका एग्जाम से यानी एग्जाम के बाहर नहीं बनेगा, जो भी मैं लाया हूँ पूरा तथ्य पूरा मैटर अपन कवर करने वाले हैं। बिजोलिया से रिलेटेड जो भी तथ्य है सारे इसमें अंदर इंक्लूड है। तो चलते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कि बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले कब हुआ था। एक तो आपको तारीख याद रखनी है, ठीक है, तारीख जो कि मैं बता देता हूँ आपको, इसमें लिखी तो नहीं है। ये जो शुरुआत हुई थी इसकी 1897 में हुई थी, ठीक है। कब तक चला था ये, 1841 तक चला था, याद रखना आपका, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला जो आंदोलन है वो किसान बिजोलिया किसान आंदोलन है। कितने साल तक हो गया था आप देखोगे तो 44 यानी 44 बरस तक चला था। कितने बरस तक चला था, 44 बरस तक चला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया से 1897 में प्रारंभ हुआ।
उस समय बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे वो कौन थे? राव करसन सिंह थे। आपको याद रखना कौन थे भाई? राव करसन सिंह थे, ठीक है। जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया की स्थापना किसने करी थी? तो अशोक परमार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अशोक परमार द्वारा की गई थी, जिसका मूल नाम जो था जगनेर था। क्या था भाई? जिनका मूल नाम जगनेर था, आपको याद रखना है, ठीक है। राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में अशोक परमार को बड़ी बहादुरी दिखाई, जिस कारण सांगा ने उसे ऊपर माल की जागीर प्रदान की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिजोलिया उस वक्त की जागीर का सदर मुकाम था। ये सदर मुकाम होता, सदर मुकाम यानी बड़ा जो ठिकाना होता था उसे सदर मुकाम के नाम से जाना जाता था। और इसका शुद्ध नाम तो जो था विजयावल्ली था। क्या नाम था? बिजोलिया का जो शुद्ध नाम था विजयावल्ली था। मैं आपसे अगर पूछ लूं कि ये विजयावल्ली नाम का उल्लेख कहाँ है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये विजयावल्ली जो, तो इसका शुद्ध नाम जो है वो तो विजयावल्ली है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 का है, बिजोलिया शिलालेख की बात कर ले मैं, तो ये 1170 का है। और इसके अंदर जो बिजोलिया का नाम मिलता है वो विंध्यवल्ली मिलता है। क्या मिलता है? विंध्यवल्ली। इसके अलावा जैसे भिनवाल का श्रीमाल नाम भी मिलता है, ठीक है। मंडलगढ़ मांडलगढ़ का नाम मिलता है। इसके अलावा अपन बात कर ले तो नड्डुल, जो कि नाडोल का प्राचीन नाम है, वो नड्डुल था। ये भी अपने को बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया ठिकाना उदयपुर राज्य का ए श्रेणी का राज्य था, ठीक है। ए श्रेणी का राज्य था, आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता है। आगे बात करते हैं बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में। तो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बिल्कुल, बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे भाई। जो आंदोलन करने वाले जो किसान थे ना, एग्जाम में सवाल पूछा कौन से जाति के थे, तो धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण और भू संग्रह की पद्धति इस किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। इस कार्य हेतु लाटा कूता पद्धति मुख्यतः प्रचलित थी। बिजोलिया के किसान आंदोलन के मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कितने चरणों में बांटा गया भाई? 3 चरणों में इसको बांटा गया। प्रथम चरण की बात करते हैं तो 1897 से 1915, 1897 से 1915 राव करसन सिंह के समय बिजोलिया जागीर में भारी लगान के अलावा 84 प्रकार की लागतें थी। ये आपको याद रखना है। कितनी लाग बागें थी? 84 प्रकार की लाग बागें थी उस समय, ठीक है। लाग बागें और बेगार ली जाती थी। आगे बात करते हैं। सन 1897 में उपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक ग्राम में सामूहिक रूप से विचार विमर्श कर किसानों की ओर से नानजी और ठाकर जी पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकानों के जुल्म के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करने का निर्णय लिया। लेकिन शिकायत करने पर ही भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये भी आपको याद रखना, ठीक है भाई। कौन गए थे शिकायत करने के लिए? एक तो नानजी पटेल, एक ठाकर जी पटेल, ठीक है। ठाकरी पटेल, ठाकुरी पटेल और नानजी पटेल। राव करसन सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को उपरमाल से निर्वासित कर दिया, ठीक है। बिजोलिया ठिकाना दे राव करसन सिंह को पता चला कि भाई नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो कि महाराणा के पास शिकायत लेकर गए, तब उन्होंने उसे दोनों ही व्यक्तियों को, नानजी पटेल को, ठाकरी पटेल को उपरमाल से यानी बिजोलिया से निकाल दिया था, यानी निर्वासित कर दिया गया। 1903 में बिजोलिया के राव करसन सिंह ने उपरमाल की जनता पर चंवरी कर लगाया था। कौन सा कर लगाया भाई? चंवरी की लागत लगाई थी, ठीक है। और ये चंवरी की जो लागत होती थी ना, ये किसी भी किसान की पुत्री का विवाह होता था तो उस पर 5 रुपए राजकोष में देने होते थे। इस लागत के अनुसार पट्टे में हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए का चंवरी कर देना पड़ता था, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। इसके विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन भी किया गया, अतः चंवरी कर को समाप्त करना पड़ा। 1906 में राव करसन सिंह की निसंतान मृत्यु होने के पश्चात उनके रिश्तेदार पृथ्वी सिंह जागीरदार बना था। ये आपको याद रखना, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन पहले जो स्टार्ट हुआ था तो जो ठिकानेदार थे वो राव करसन थे। 1906 में इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके जो रिश्तेदार है पृथ्वी सिंह यहाँ के जागीरदार बने। उसने सभी कर की छूट को वापस लिया तथा एक नया कर, तलवार बंधाई कर और लगा दिया, ठीक है। किसान पहले से बहुत सारे करों से परेशान थे, इन्होंने एक नया कर और थोप दिया किसानों पर। तलवार बंधाई की लागत जनता पर डाल दिए जाने के कारण किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सुनार के नेतृत्व में इसका विरोध करते हुए भूमि को पड़त रखा, यानी भूमि कर नहीं दिया, ठीक है। यानी भूमि पड़त का मतलब कि भूमि पे कुछ बोया ही नहीं, भूमि को खाली छोड़ दिया। 1915 तक ये आंदोलन किसानों का स्वस्फूर्त प्रयास था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसके दूसरे चरण पर चलते हैं अपन। दूसरे चरण में क्या हुआ, अब अपन बात करेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण जो था 1916 से लेकर 1922 के मध्य हुआ था। विजय सिंह पथिक भूप सिंह, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो भूप सिंह है, आपको याद रखना।
भूप सिंह गुज्जर जाति के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली गांव के रहने वाले थे। और यही सवाल अभी हाल ही के जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था आपको। तो जनवरी 1915 में विजय सिंह पथिक ने रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे। ये भी सवाल फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जो हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था कि भाई किसके कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो रास बिहारी बोस के कहने पर ही राजस्थान आए थे। ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। पथिक जी ने चित्तौड़ के समीप ओचड़ी के ठाकुर गोपाल दास के पास आए थे। सबसे पहले क्या आए थे भाई, ओचड़ी जो गांव पड़ता है चित्तौड़ के अंदर ही है। तो यहाँ के जो ठाकुर थे उस समय वो गोपाल सिंह थे, उनके पास आए थे। यही पथिक का बिजोलिया के किसान और नेताओं से संपर्क भी हुआ। कुछ समय पश्चात पथिक ने ओचड़ी भी छोड़ दिया। वे अपने मित्र ईश्वरी दान के निवास पर बिजोलिया रहने लगे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आकर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की और इस पर कार्य कर उन्हें डूंगर सिंह भाटी का काफी सहयोग भी प्राप्त हुआ था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक ने करी थी। ये भी आपको याद रखना है। 1916 में श्री विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर आंदोलन में जुड़ गए। ये आपको याद रखना, ठीक है। पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को एक निश्चित और संगठित स्वरूप प्रदान किया और बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा, डूंगर सिंह भाटी, साधु सीताराम दास, गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी ने काफी योगदान दिया था। ये सभी नाम जो आया ना, देखो आपको याद रखना इनका संबंध बिजोलिया आंदोलन से है। एग्जामिनर यहाँ से सवाल उठा सकता है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में एकत्रित होकर किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करी थी। कई बार सवाल बना हुआ, किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना किसने की और कब की, ये भी आपको याद रखना है। श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच और अध्यक्ष बनाया था। ये भी आपको याद रखना है कि जो किसान पंचायत बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया वो मन्ना पटेल को बनाया गया, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत और प्रजा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार की लिखित कविता से गांव गांव में अलग जगाने लगे थे ये, ठीक है। ये पंछीड़ा जो गीत है ना, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। ये किनका है, तो माणिक्यलाल वर्मा का, आपको याद रखना। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी बिजोलिया आंदोलन की रोमांचक घटनाओं को प्रकाशित कर रहे थे। ये भी एग्जाम में बना हुआ है कि भाई बिजोलिया का जो प्रचार प्रसार हुआ था पूरे देश भर में, कौन से अखबार के माध्यम से, कौन से समाचार पत्र के माध्यम से हुआ था, तो प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से हुआ था। बिजोलिया के किसान रूस की वोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे, बिल्कुल सही है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अक्टूबर 1917 में किसान पंचायत ने अगस्त 1918 में करबंदी के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। बिजोलिया के किसानों की मांगों को औचित्य जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन हुआ। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है साथियों, आप जरूर अपने नोट्स में ऐड करना कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग आया था, कब आया था, अप्रैल 1919 में। ये तिथि एग्जाम में पूछी थी, ये आपको याद रखना। आयोग के सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल और अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। ये भी आपको याद रखना। इसके सदस्य जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग है, इसके सदस्य कौन थे, एक तो मांडलगढ़ के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत, ये 3 सदस्य थे। आयोग ने किसानों की शिकायतों को वाजिब मानकर विभिन्न कर और लाग भागों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 1919 में विजय सिंह पथिक वर्धा चले गए और वही उन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी, ठीक है। ये वर्धा जो पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको याद रखना है, MH महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं, वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र भी निकाला जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान केसरी समाचार पत्र, और इसकी जो जिम्मेदारी किसने उठाई थी, सेठ जमनालाल बजाज ने। 11 जून 1922 को राजपुताना के एजीजी मिस्टर रॉबर्ट होलैंड और उनके सचिव कर्नल ओगालवी के प्रयासों से किसानों और ठिकानों के मध्य समझौता हुआ। अधिकांश लाग भागे व कर हटा लिए गए। बिजोलिया किसान आंदोलन का ये दूसरा चरण जो कि किसानों का भव्य सफलता दिलाकर समाप्त हुआ था। अब अपन चर्चा करेंगे थर्ड चरण की, बिजोलिया का जो आखिरी चरण है उस पार्ट के बारे में। तृतीय चरण 1927 से 1941 के मध्य सन 1926 में ठिकाने में बंदोबस्त हुआ। इसमें लगाने की दर उच्च नियत की गई। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रंच ने किसान पंचायत व ठिकाने में समझौता कराया और 1927 में विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ने बिजोलिया किसान पंचायत का मार्गदर्शन करने से अपने आप को अलग कर लिया था।
पथिक जी के इस्तीफे के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, अब देखो 3 चरणों में हो गया। सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। फिर विजय सिंह पथिक ने। अब कौन आ गए? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के हाथ में बागडोर आ गई बिजोलिया किसान आंदोलन की, ठीक है, जब पथिक जी ने इस्तीफा दे दिया। हरिभाऊ उपाध्याय ने बिजोलिया में नया बापी धारासू शीर्षक से अपील जारी की और जून 1932 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ किले में बंदी बनाया गया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य और ब्रिटिश रेजिडेंट के विल्किंसन की मध्यस्थता से इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ और इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने अहिंसक कर्षक संघर्ष का जनक भी कहा जा सकता है। यह आंदोलन भारतवर्ष में प्रथम व्यापक और संगठित और शक्तिशाली व सफल किसान आंदोलन था। अब थोड़ी सी श्रीमती अंजना देवी की भी, चौधरी की भी चर्चा अपन जैसे पहले क्लास में कर चुके थे, यहाँ भी कर लेते हैं क्योंकि इनका संबंध बिजोलिया से है। धर्मपत्नी श्री रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया किसान में सत्याग्रह का प्रमुख रूप से भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी ने, ये सवाल एग्जाम में बना हुआ। आरएसएस भी जो बोर्ड है ना, ये महिलाओं की भागीदारी से एक सवाल जरूर उठाता है कि भाई कौन सी महिला का संबंध कहाँ से था, बिजोलिया से हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ, ठीक है, या प्रजामंडल से हुआ। तो ये महिलाओं का एक सवाल यहाँ से उठाया जाता है। तो आप महिलाओं के योगदान का जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से जरूर याद करें। श्री जयसिंह धाकड़ राजस्थान के पहले किसान बैठे थे जिन्होंने आजादी आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना। बिजोलिया किसान सत्याग्रह से भी ये शुरू से आखिरी तक पथिक जी की निष्ठावान कार्यकर्ता बने रहे, ये भी आपको याद रखना है। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है, इसमें आप आज जो मैं अजमेर जिले के जो प्रमुख मंदिर है ना, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि अजमेर में कौन सा मंदिर है और इनका संबंध कहाँ से है, ठीक है। तो चलते स्लाइड की ओर। अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर, वर्मा जी का प्रमुख मंदिर जो कि पुष्कर में है, ये 14वीं शताब्दी का निर्मित, 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व का वर्मा का एकमात्र मंदिर है जब विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी राजस्थान में जैसे आसोत्रा बाड़मेर में भी वर्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा एक वर्मा मंदिर आपके बांसवाड़ा में भी है, लेकिन विधिवत रूप से जब पूजा की जाती है वर्मा जी का एकमात्र मंदिर माना जाता है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर पड़ता है। फिर दूसरे मंदिर की चर्चा करते सावित्री मंदिर जो कि इनकी पत्नी थी। पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है, ये पूछा जा सकता है सवाल। वर्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर स्थित है। फिर गायत्री मंदिर, ये पुष्कर के उत्तर में एक पहाड़ी पर प्रसिद्ध गायत्री मंदिर, ये भी आपको याद रखना। सोनी जी की नसिया यानी लाल मंदिर सेठ। अब सोनी जी की नसिया की बात कर लेते हैं। सोनी जी की नसिया, इसका सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। सेठ मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित आदिनाथ भगवान का जैन मंदिर है। ये किसको समर्पित है आपको एक तो ये याद रखना, आदिनाथ जैन, आदिनाथ को समर्पित है भगवान आदिनाथ को। ये एक जैन मंदिर है, ठीक है। और ये सोनी जी की नसिया का जो निर्माण हुआ था ना, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन ये 1870 में हुआ था, आपको याद रखना है। इसे सिद्धकूट चैताल्य भी कहा जाता है, एग्जाम में बन सकता है। अपने बहुत अच्छा तथ्य है कि इसे सिद्धकूट चैताल्य के नाम से भी जाना जाता है सोनी जी की नसिया को। फिर सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ये भी आपको याद रखना। इस मंदिर में राधा कृष्ण के स्वरूप विराजमान है, ये भी आपको याद रखना है। निम्बार्क पीठ का जो प्रमुख मंदिर है ना, वो सलेमाबाद में, और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, ये भी आपको याद रखना। इसका नाम अब क्या कर दिया गया? निम्बार्क नगर कर दिया गया, आपको याद रखना। कौन सा? निम्बार्क नगर, ठीक है। काचरिया मंदिर, ये कि नवग्रह मंदिर, ये किशनगढ़ के अंदर है। सीधा ही आपको पूछेगा कि काचरिया मंदिर का है तो आप सीधा किशनगढ़ अजमेर के अंदर ये पड़ता है। रंगनाथ जी के मंदिर की बात कर लेते हैं। ये भी पुष्कर में, कि पुष्कर में द्रविड़ शैली में निर्मित विष्णु मंदिर है। एक तो ये याद रखना कि समर्पित किसको है? कि विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु मंदिर ये द्रविड़ शैली में अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण जो सेठ पूरणमल ने करवाया था 1844 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। फिर वराह मंदिर की बात करते हैं, ये भी पुष्कर अजमेर में पड़ता है। चौहान शासक अरुणोराज ने 12वीं सदी में निर्मित ये मंदिर विष्णु के वराह अवतार का मंदिर है। फिर कुंडियास धाम अजमेर की बात कर लेते, देखो इसको मिनी रामदेवरा कहा जाता है, छोटा रामदेवरा। देखो भारत के छोटे रामदेवरी की बात करते हैं तो गुजरात में, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरी की अपन बात कर ले तो खुंडियास धाम अजमेर में पड़ता है। ये नागौर की सीमा पे स्थित द्वितीय रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मिनी रामदेवरा कहलाता है। खोड़ा गणेश की बात करते हैं तो किशनगढ़ के निकट स्थित है, इसमें गणपति का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना। और श्री मसाणी या भैरवदाव
यानी चमत्कारी देवस्थान श्री मसाणिया बेरोदाम अजमेर जिले के राजगढ़ ग्राम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? राजगढ़ में। ये सवाल पूछा गया नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, या बहुत भारी मेला लगता है हमारे राजगढ़, जो कि अजमेर के पास पड़ता है। गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज ने इसकी स्थापना करी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नारेली अजमेर में मदार के पास स्थित दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। नारेली का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ये सीधा एग्जाम में सवाल बन सकता है। कपाल पीठ दधिमती पुष्कर से 32 कोस की दूरी पर ये कपाल पीठ स्थित है, जहाँ पर भगवती दधिमती का मंदिर स्थित है, ये भी आपको याद रखना। रमा बैकुंठ मंदिर की बात कर ले तो ये पुष्कर झील के पूर्वी भाग में स्थित है। ये मंदिर रामानुज संप्रदाय का है, ये आपको याद रखना है, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रामानुज संप्रदाय का जो रमा बैकुंठ मंदिर है पुष्कर झील के पूर्वी भाग में पड़ता है। एक विशाल मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। दानेश्वर धानीबाटा अजमेर में सांपला कस्बे के पास खारी और मानसी नदी के संगम के अंतिम छोर पर धानेश्वर का लघु पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, धानेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ है? वो सांपला कस्बे अजमेर के अंदर पड़ता है, इसे लघु पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। पीपलाज माता का मंदिर ये ब्यावर में पड़ता है। ब्यावर से जस्ट 5 किलोमीटर पहले एक पीपलाज गांव आता है, वो पीपलाज माता के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। ठीक है। और मथुराधीश जी का मंदिर जो कि सरवाड़ में पड़ता है, हमारा अजमेर सरवाड़ में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को बस हम यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप जरूर इन तथ्यों को अपने नोट्स में ऐड करना, और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है, जो तथ्य मैंने बताया, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले क्लास आपको विराम देने से पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। तो आप सभी का धन्यवाद।